आज जो हमें बात करनी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन, तो वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपके 4 चैप्टर हैं रिप्रोडक्शन पूरे यूनिट में। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जिसमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है। दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें बेसिक चीज़ें हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये अगर हम यूनिट देखें तो इम्पॉर्टेंट आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी है, चाहे वो नीट हो, जिपमर हो, आपका एम्स हो, AFMC कुछ भी हो, और साथ ही साथ आपका जो बोर्ड होता है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट लेवल बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, तो उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे? देखिए, आप ऐसे समझिए कि अगर आप प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में देखें कि एवरेज मार्किंग देखें तो 4-5 क्वेश्चन आपको पूरे यूनिट से मिल जाते हैं, और अगर आप इस बोर्ड में देखें तो आपको एक लॉन्ग आंसर यहाँ से मिलेगा इस यूनिट से, और साथ ही साथ छोटे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस बेस पे भी है। ये जो बेसिकली हमें बात करनी है और रिप्रोडक्शन की बेसिक चीज़ें हम बात करेंगे। आप क्लास 10th में पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। बाकी जो दूसरा चैप्टर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन, और इसको जो हिंदी में टर्म्स है इसके लिए वो उसको कहते हैं जनन। रिप्रोडक्शन इंग्लिश में है और हिंदी में क्या है? जनन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है। कैसा है? एक लाइफ प्रोसेस होता है, और लाइफ प्रोसेस आपको पता है किस में होते हैं? सजीवों में होते हैं। ठीक है, और ये लाइफ प्रोसेस है कैसा? बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन होता क्या है थोड़ा आप समझ लीजिए। कोई भी सजीव है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो माइक्रोप्लाज्मा हो, और चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ये सभी सजीव ही हैं। चाहे वो गुलाब का पौधा हो, ये सभी कैसे हैं? सजीव हैं। सजीवों में एक कैपेबिलिटी होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव होते हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी ही संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें एक क्षमता होती है कि वो अपने जैसे संतान को बना सकते हैं। आप ऐसे समझिए, जैसे सेल में आपने पढ़ा, सेल में टोटेपोटेंसी होती है, एक सेल अपने जैसे सेल बना सकता है। ऐसे ही टोटेपोटेंसी को ही हम समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन की तरह ही है कि कोई भी सजीव होता है अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है। उसकी ये जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस। और जो ये प्रोसेस है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? जैसे आप देखें, गुलाब है तो गुलाब को अगर आप कट करके लगाएंगे, उसको कटिंग करके, तो जितने भी पार्ट में लगाएंगे वो नए उतने गुलाब बनेंगे। आप आलू देखें, आलू को आप कट करके बोते हैं छोटे छोटे पार्ट में, उसकी जितनी भी बर्ड्स या आइज होती हैं वो एक नए आलू बनाते हैं। ह्यूमन बींग में देखें, ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है। तो ये सब क्या है? रिप्रोडक्शन है। ध्यान रहे, रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस है, और यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। 2006 PMT का एक क्वेश्चन भी था, ऐसे क्वेश्चन था, इन फॉलोइंग व्हिच वन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वहाँ पे जैसे ऑप्शन था आपका रिस्पायरेशन था, ऑप्शन मूवमेंट लोकोमोशन था, ऑप्शन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन था, और एक ऑप्शन था रिप्रोडक्शन। जो सही टिक करना था वो था आपका रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं। रिप्रोडक्शन एक्चुअली ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक आपका री मतलब अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब है टू फॉर्मेशन या टू जनरेट। अगेन जनरेट या अगेन फॉर्मेशन, देखिए शब्द में ही छिपा हुआ है री, अगेन, और प्रोडक्शन, फॉर्मेशन या टू जनरेट, है ना। अगेन फॉर्मेशन, कोई चीज है फिर से बन रही है। यही तो मैंने कहा, अपनी जैसी ही संतान को बना सकते हैं, वही जो कैपेबिलिटी है उसी को हम क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन। तो यही यहां पे भी है, अगेन फॉर्मेशन। डिफिनीशन क्या होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफ स्प्रिंग। आप समझिए क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है ये थोड़ा समझिए। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। देखिए फिजियल जो लाइफ प्रोसेस है,
लाइव प्रोसेस किस में होते हैं? सजीवों में होते हैं। लाइव प्रोसेस किस में होते हैं? सजीव में होते हैं। निर्जीव में लाइव प्रोसेस नहीं होते। और ये जो लाइव प्रोसेस है बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल होते हैं और एक कैसे होते हैं? बायोलॉजिकल होते हैं। फिजियोलॉजिकल जैसे कौन कौन सा है? सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मूवमेंट लोकोमोशन हो गया, ये सब कैसे हैं? आपके फिजियोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल कौन सा है? जैसे आपका रिप्रोडक्शन हो गया। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा कौन सा? जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं? नई सेल्स, टिश्यू या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरी चीज, अगर आप एक चीज और भी यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, रिप्रोडक्शन है क्या? बेसिकली रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन ही तो है। आप इस चीज को नहीं समझ पाए शायद। रिप्रोडक्शन क्या है? अगर बेसिक चीज देखें रिप्रोडक्शन में, बेसिक चीज देखें तो रिप्रोडक्शन में क्या है? सेल डिवीजन ही तो हो रहा है। एक अमीबा है, बाइनरी फिजन कर रहा है, आपको क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो वो एक अमीबा सेल्स बाइनरी फिजन कर रहा है, यानी एक अमीबा, पेरेंट अमीबा जो है वो दो पार्ट में, दो डॉटर अमीबा में टूट जाता है। तो वो भी अगर आप देखें माइटोसिस, तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा नहीं लग रहा। तो अल्टीमेटली अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो है क्या? सेल डिवीजन ही तो है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी कंज्यूम हो रही। क्यों एनर्जी कंज्यूम हो रही भैया? जब सेल डिवीजन होगा तो डीएनए का सिंथेसिस होगा ना, डीएनए सिंथेसिस होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, सेल ऑर्गेनेली का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी अकोमोडेशन होगा, तो उन सब के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो यहां पे एनर्जी कंज्यूम होगी और अल्टीमेटली बनेगा क्या? न्यू सेल्स या टिश्यू या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं? सजीव कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग। इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग, इनके लिए जो हिंदी में शब्द है वो संतान या संतति या पीढ़ी, कुछ भी समझ सकते हैं। पीढ़ी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो आप इसमें संतान या फिर संतति या ऑफस्प्रिंग, कुछ भी जो नई जनरेशन बन रही हैं। तो ये रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी सजीव क्या बना रहा है? अपनी संतानें बना रहा है। इसको आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल्स, या ऐसे भी समझ सकते हैं द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे भी कहें, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है या उसकी ज़रूरतें क्या हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन की जो पहली इंपॉर्टेंस है वो है पॉपुलेशन को मेंटेन करना। पॉपुलेशन मेंटेन रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हो सकता है, चाहे वो एसेक्सुअली हो या सेक्सुअल हो, दैट इज नॉट मैटर। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन मेंटेन नहीं होगा। कोई बैक्टीरिया है, अगर मान लो हमारे बॉडी में 10 बैक्टीरिया हैं, अब वो उनकी क्या इच्छा होगी कि वो 1000 बैक्टीरिया जल्द से जल्द बन जाए। तो वो 1000 बैक्टीरिया कैसे बनेंगे? हवा में तो नहीं बन जाएंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं मतलब है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने पॉपुलेशन को मेंटेन कर लेंगे। आप इसको ऐसे भी समझिए, जैसे अगर हमारे मोहल्ले में 10 डॉगी हैं और वो 10 डॉगी की पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, और अगर उस लाइफ स्पैन में वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तब तो वो 10 से 15 बन जाएंगे। और अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? 10 में 8 बचेंगे, फिर पता लगा 2 और मर गए, फिर 6, फिर ऐसे ऐसे लाइफ स्पैन कम होता चला जाएगा और डॉगी भी खत्म हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जरूरत है। दूसरा है वेरिएशन और इवोल्यूशन के लिए भी। वेरिएशन पहले होगा फिर इवोल्यूशन होगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, वेरिएशन क्या है? पहली बात तो आप समझिए, वेरिएशन क्या है? स्मॉल डिफरेंस बिटवीन सेम स्पीसीज। एक स्पीसीज है और उनके बीच में जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं वो क्या है? वेरिएशन है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, आप चौराहे पे खड़े हैं, 50 या 100 आदमी खड़े हैं, और वो 50 आदमियों में कोई भी 2 आदमी ऐसे नहीं होंगे जो 100% एक जैसे हों। ध्यान रहे, वो सभी होमो सैपियंस हैं, ये एक स्पीसीज है, लेकिन उस स्पीसीज में भी 100% कोई सिमिलर नहीं है। या आप ऐसे समझ लीजिए, एक चाइना का है और एक इंडिया का है और एक अफ्रीकन कंट्री का है। आप इन तीनों आदमी सभी हैं होमो सैपियंस से, सही बात है, लेकिन आप तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं? और ये जो डिफरेंस है यही क्या है? वेरिएशन। क्लियर हुआ?
अब ये वेरिएशन सोमेटिक भी हो सकता है और जेनेटिक भी हो सकता है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे जो मैं बात करना, ये मैं कह रहा था कि वेरिएशन और इवोल्यूशन के लिए भी रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। कैसे वेरिएशन भाई आएगा कहाँ से? वेरिएशन कहाँ से आएगा आप ये समझिए, जब चाहे अब एसेक्सुअली हो या सेक्सुअली हो, जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें कॉमन क्या है? कॉमन है डीएनए या आरएनए या जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस होना। और डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल, सीधे शब्दों में कहें जेनेटिक मटेरियल की जब सिंथेसिस हो रही है तो 100% एक कॉपी नहीं बनते हैं। एसेक्सुअल में तो फिर भी उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं, लेकिन 100% कॉपी नहीं बनते हैं, उनमें भी थोड़ा ना बहुत वेरिएशन हो ही जाता है। और ये जो वेरिएशन है यही क्या कॉज करता है, जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बीच में, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में ज़्यादा जब वेरिएशन हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है? इवोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा जो इंपॉर्टेंस है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना। देखिए जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना या फिर हम सीधे शब्दों में कहें इनहेरिटेड कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। बात समझ रहे हैं भाई? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो यही तो कहेंगे ना कि इनहेरिटेड कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। अब हमारी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इनहेरिटेड कैरेक्टर का भी ट्रांसफरिंग किसके थ्रू हो रहा है? रिप्रोडक्शन थ्रू हो रहा है। कोई भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम अगली जनरेशन में कोई ट्रांसफर ऐसे ही हो जाए बिना रिप्रोडक्शन के, नहीं हो सकता। ठीक है, पॉपुलेशन मेंटेन करना, वेरिएशन कॉज करना और जेनेटिक मटेरियल या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना। इसको थोड़ा आप और थोड़ा डिटेल में समझिए। जैसे पहले होगा रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोडक्शन से फिर क्या होगा? वेरिएशन होगा। रिप्रोडक्शन से क्या होगा? फिर वेरिएशन होगा और वेरिएशन से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा और इवोल्यूशन से क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी बनेगी। समझ रहे हैं? पहले रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से वेरिएशन कॉज होगा और वेरिएशन से क्या कॉज होगा? इवोल्यूशन होगा और इवोल्यूशन से क्या कॉज होगा? बायोडाइवर्सिटी। यानी रिप्रोडक्शन, एक चीज और आपने पढ़ा होगा कि बायोडाइवर्सिटी की एक फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट यानी ऐसे एक क्वेश्चन आया भी था, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो स्टार्टिंग पॉइंट बायोडाइवर्सिटी का ज्यादातर आपको ये पता है कि वेरिएशन होता है, वेरिएशन नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट होता है वो रिप्रोडक्शन होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे हमने बेसिक सी चीजें बात की हैं, आई होप समझ में आया होगा। नीट के लिए जो चीजें हैं आपको ये याद रखना होगा कि ये रिप्रोडक्शन बेसिक फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं? एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफरिंग जो है वही इनहेरिटेड कैरेक्टर का है। और बायोडाइवर्सिटी की जो बेसिक पॉइंट है, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, वो रिप्रोडक्शन है। साथ ही साथ वेरिएशंस कॉज करते हैं इवोल्यूशंस। ये पॉइंट आपको नीट के बेसिस पे याद रखने होंगे, बाकी चीजें मैं बाद में डिस्कस करता हूँ।